जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट का, वो है प्रॉब्लम ऑफ ग्रुप थिंकिंग। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्रुप थिंकिंग क्या होता है या ग्रुप थिंकिंग से हम क्या समझते हैं। ग्रुप वर्ड मैं आपको पहले भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, यानी कि एक समूह, यानी कि दो या दो से अधिक लोग जो होते हैं एक साथ एक संस्था में काम करते हैं। एक जो उनका गोल पहले से डिसाइडेड होता है, यानी कि प्री डिसाइडेड या प्री डिटरमाइंड गोल जो होता है उसको अचीव करने के लिए। तो संस्था में ग्रुप थिंकिंग का क्या महत्व होता है या ग्रुप थिंकिंग क्यों ज़रूरी होती है। तो देखिए, जब ग्रुप थिंकिंग करते हैं हम हमारी संस्था के किसी भी उद्देश्य के लिए या कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए या पॉलिसीज़ बनाने के लिए, तो हम ग्रुप थिंकिंग को क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। अब एक्चुअली में ग्रुप थिंकिंग जो होता है तो उसमें जो हमारी संस्था के एक्सपर्टाइज पीपल्स होते हैं उनको मीटिंग में क्या करा जाता है, एक साथ बुलाया जाता है, उनसे उनके ओपिनियंस जाने जाते हैं, ताकि जो हो सकता है कि हम लोग जो चाहते हैं हमारी संस्था के लिए, डेफिनेटली हर पर्सन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा ही सोचता है, पर अच्छा सोचने से मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ सारे अच्छे आइडियाज़ हमारे पास ही हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, एक्सपर्ट्स को क्या करते हैं, गैदर करते हैं, उनके ओपिनियंस जानते हैं, इसलिए हम ग्रुप थिंकिंग को क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। बट एक्चुअल में देखिए, ग्रुप थिंकिंग को इसमें क्या बताया गया है, इन वर्ड्स देख लेते हैं हम। ग्रुप थिंकिंग इज़ अ फेनोमेना that occurs when the desire for group consensus overrides people's common sense desire to present alternatives, critique a position or express an unpopular opinion। हम ऐसे ओपिनियन की यहाँ पर बात कर रहे हैं या ऐसे ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं लोग जो कि क्या होते हैं, कॉमन नहीं होते हैं, है ना। या सपोज़ मेरे पास कोई नया आइडिया है और मैंने उस मीटिंग में दिया है, तो ऑब्वियसली अगर वो हमारे टॉप मैनेजमेंट को पसंद आया तो वो उस चीज़ को प्रेफरेंस देंगे। नेक्स्ट आता है आपका इसमें, द डिज़ायर ग्रुप कोहेशन effectively derives out good decision making and problem solving। हम कोई एक प्रॉब्लम ऐसी आई है जिसका सॉल्यूशन हमें जानना है सबसे। देखिए, कई बार जो हमारे मिडिल लेवल के लोग होते हैं, यानी कि जो मैनेजर्स होते हैं, हम उन लोग को भी गैदर इसलिए करते हैं, और गैदर करने का रीज़न ये होता है कि हम उन लोगों को, हम चाहते हैं कि वो हमें सबके जो फीडबैक्स होते हैं हमारी संस्था में, यानी कि जो लोअर लेवल के लोग होते हैं वो मिडिल लेवल के लोगों के अंडर में काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये मिडिल लेवल की अथॉरिटी होती है, मतलब उनकी ऑथराइजेशन के अंदर वो लोग होते तो वो एक्चुअली में पूरी ऑर्गेनाइजेशन और टॉप मैनेजमेंट के हैं, बट उनको काम करने के लिए अब हर जो डायरेक्टर हैं या सीईओ हैं वो हर वर्कर को तो जाके लीड नहीं करेंगे, इसलिए उनको मैनेजर्स के अंडर में क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। उनको बताया जाता है आपके हेड हैं, आपको इनकी बात सुनना है, XYZ ये वाली जो चीज़ें होती हैं। तो उसमें जो मिडिल पर्सन होता है, यानी कि जो मिडिल मैन होता है, वो ज़्यादा क्लोज होता है वर्कर्स के। तो क्या होता है ना, जो CEOs होते हैं उनको हर बात तो उनसे रिलेटेड ऐसे ही नहीं पता होती है ना कि वो क्या चाहते हैं या चीज़ें। तो इस टाइप की मीटिंग के लिए भी क्या करते हैं हम लोग, जो मिडिल मैन्स होते हैं उनको गैदर करते हैं या जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको गैदर करते हैं, ताकि वो वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकें, बातों को बता सकें, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग ये करते हैं। तो ये तो ग्रुप थिंकिंग की बात हो गई। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। तो प्रॉब्लम क्या क्या आती है ग्रुप थिंकिंग में। ऑब्वियसली जब हम ग्रुप की बात करते हैं, जब हम लोगों की बात करते हैं, तो जो लोग होते हैं वो अपने अपने ओपिनियंस देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उस मीटिंग में या जो वो ग्रुप थिंकिंग वाला प्रोसेस हमारी संस्था में चल रहा है उससे सभी लोग एग्री करें। सब लोग एग्री नहीं भी करते हैं, कुछ लोग डिसएग्री करते हैं, कुछ लोग के पॉइंट ऑफ व्यूज़ कुछ होते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम किसी भी एक बात को हर पहलू में जब रख के देखते हैं तो उससे एग्री करने वाले लोग भी हमारे सामने आते हैं, और जो डिसएग्री होते हैं या जो डिससेटिस्फाई होते हैं वो लोग भी सामने आते हैं। हो सकता है कुछ ओल्ड मिस्टेक की वजह से भी यकीन नहीं कर पाते हो, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो ग्रुप थिंकिंग में हम लोग क्या करते हैं, फेस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बैड डिसीजन, कोई सा गलत डिसीजन है। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल संस्था में ऐसे होते हैं कि टॉप मैनेजमेंट चाहते हैं कि हम जो स्ट्रेटजीज़ फॉलो करवाना चाहते हैं, तो हो सकता है जो मिडिल मैन है या जो वर्कर हैं वो उस चीज़ के लिए ट्रेंड नहीं है, या फिर उनको और कोई से इश्यूज़ हैं उस चीज़ से रिलेटेड, तो वो डिसीजन एक पर्सन के लिए तो सही है लेकिन एक के लिए गलत है, तो सहमत नहीं होंगे लोग उससे, वो गलत डिसीजन कहलाएगा। कुछ डिसीजंस जो होते हैं वो एक्चुअली में रिज़ल्ट काफ़ी उनका ख़राब निकल के आता है, तो उस चीज़ की वजह से भी एग्री नहीं करते हैं लोग।
फिर होता है एक्सक्लूजन ऑफ आउटसाइडर, मतलब हम जो आउटसाइडर पीपल्स होते हैं हमारी संस्था में, देखिए हम संस्था की बात करते हैं तो जो बाहरी लोग हैं यानी कि सप्लायर्स हुए या पॉलिटिकल पार्टीज़ हुई या लॉयर्स हुए या और कोई से दूसरे कानून की हम बात करें या और भी जो एक्सटर्नल लोग हैं, सपोज़ कस्टमर भी एक तरीके से देखा जाए तो एक्सटर्नल में ही आते हैं, तो उन लोगों को हम जो आउटसाइडर होते हैं हम उनको हटाकर डिसीजंस लेते हैं। जबकि हम अगर कोई से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमें उनके बारे में सोच के ही एक्चुअली में हम करते हैं, लेकिन हम उनको उस चीज़ में शामिल नहीं कर सकते। हम उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़, अगर किसी एक कस्टमर ने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड रखी है तो हम उसको प्रेफरेंस नहीं देंगे, हम देंगे जहाँ पर मेजॉरिटी होती है, क्योंकि उसी चीज़ की एक्चुअल में मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड और ज़रूरतें होती हैं, इसी वजह से हम उन चीज़ों पे फोकस होते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी एक होता है इसमें। फिर लैक ऑफ क्रिएटिविटी, जो डिसीजंस लिए गए हैं उसमें क्रिएटिविटी कम है या क्रिएटिविटी नहीं है, तो उस चीज़ को भी क्या किया जाएगा, उससे भी डिसएग्री करेंगे लोग बहुत सारे, क्योंकि आजकल कहते हैं ना हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का ज़माना है। तो जब हमें अगर हमारी सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हम कुछ चीज़ बेचते हैं तो वहाँ पर क्रिएटिविटी ज़्यादा महत्व रखती है, तो क्रिएटिविटी को भी प्रेफरेंस दिया जाता है। वहाँ क्रिएटिविटी की कमी है तो हम लोग किस तरीके से उसको उस पॉइंट पे एग्री करवाएंगे, लोगों को नहीं करवा सकते हैं हम, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर ब्लाइंडनेस टू पोटेंशियल प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे बिल्कुल अंधे तरीके से हमको काम तो करना है लेकिन उनका कोई रिजल्ट भी निकल के आना चाहिए। जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका सॉल्यूशन होना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम्स हर जगह आती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी एक सही टाइम पर निकाल लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अब वो प्रॉब्लम्स हम ये सोच के अगर अवॉइड कर रहे हैं कि या नेगलेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये तो आती हैं, ये तो होता है, तो वो ये होता होता करके एक टाइम ऐसा आता है कि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए क्या होता है ना, हर प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी उनको अवॉइड या नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि उनका टाइम पे एक सॉल्यूशन या उनके अल्टरनेटिव जो सॉल्यूशंस हैं हमारे पास वो हम लेकर आएँ। फिर होता है रेजिस्टेंस टू न्यू आइडियाज़। हम लोग देखिए जब हम हमारी संस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज़ भी इकट्ठा हो जाती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, बाहरी तो नहीं की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अंदर ही। जैसे कि आपका एक सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, जो कि आप लोग 3rd सेमेस्टर में स्टडी करेंगे, तो वो पूरा एक सब्जेक्ट है। अब यहाँ रेजिस्टेंस टू चेंज या न्यू आइडिया वाली बात होती है तो ये बहुत सारे तरीके के होते हैं। हम हमारे संस्था का लोकेशन चेंज कर रहे हैं, हम कोई सी हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें इनोवेशन कर रहे हैं, या हम इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, या हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में जो हमने मशीनरी यूज़ की है, फर्नीचर यूज़ की है, हम वो चेंज कर रहे हैं या रेनोवेशन चाह रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम करते हैं। अब ये वर्ड लग तो बहुत छोटा सा रहा है, बट एक्चुअल में जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, कई बार बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि उसमें हमारा कैपिटल भी लगता है, हमारा जो बजट है उसका फ्लक्चुएशंस भी होते हैं उसमें, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। फिर एक्सेसिव डिफरेंस टू अथॉरिटी। देखिए अथॉरिटी भी जो चाहती है वो हमें करना होता है, उनकी बात माननी होती है, लेकिन हर बार हम लोग हमारे टॉप मैनेजमेंट से एग्री करें ये ज़रूरी नहीं है, और ये एक्चुअल में होता भी नहीं है। कई बार वो हमारी संस्था के लिए बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन लेते हैं लेकिन हर एम्प्लॉयज़ पे एग्री नहीं करता है। और ऐसा ही होता है कि जब जूनियर लेवल कोई सी चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं अपनी संस्था से और संस्था उसे नहीं दे पाती है। देखिए कभी कभार अगर ना दे पाए तो चलता है, लेकिन हर बार तो उनके लिए रिसोर्सेज और उनकी जो एक्स्ट्रा नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करना ये संस्था की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये उनको करना भी चाहिए। लेकिन ये पॉइंट्स ज़रूर आते हैं हमारी संस्था में कि टॉप वाले जो जूनियर लेवल है उनसे या जूनियर जो है सीनियर से हमेशा एग्री नहीं होते। बहुत सारे डिसएग्रीमेंट वाले जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो हमने लास्ट टॉपिक स्टडी किया था कॉन्फ्लिक्ट्स का, वो भी होते हैं, डिस्प्यूट्स भी होते हैं। तो हर तरह की चीज़ें हैं, हर तरह की जो दिक्कतें हैं वो संस्था में होती हैं। फिर बिलीविंग ओनली द फैक्ट्स दैट सपोर्ट एग्जिस्टिंग ओपिनियन। हम यहाँ पर सिर्फ जो फैक्ट्स हैं उन पे क्या कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग ओपिनियन है हम उन्हीं को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये चीज़ भी हैं जो हमारी संस्था को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। और ये वाली चीज़ें जो हैं ये हमेशा ही जो ग्रुप थिंकिंग होती है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और ये बड़ी जनरल सी बात है लेकिन अवॉइड करने वाली बातें ये नहीं हैं। इसलिए इन प्रॉब्लम्स पे भी हम लोग को डिस्कशन हमारी संस्था में करते रहना चाहिए ताकि एक बेटर सॉल्यूशन जो है वो निकल कर आए। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, आपके लास्ट यूनिट के टॉपिक्स चल रहे हैं, तो इनमें जो भी डाउट हो आप
आपको वो आप पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप या कॉल करके। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट और आई थिंक लास्ट टॉपिक है वो है सोशल लॉफिंग, वो अपन नेक्स्ट जो लेक्चर वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे।